केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात दुबई में कुछ ही देर में भारत पाकिस्तान के होने वाले मैच की। कुछ ही देर में मैच शुरू होगा, रन्स बनेंगे, लेकिन आज सवाल स्कोर का नहीं है। सवाल उस पैसे का है जो इस मैच से निकलेगा। सवाल उस कमाई का है जो इस वक्त पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क की सबसे बड़ी ऑक्सीजन बनने वाली है। क्योंकि मैदान में भले ही 11 खिलाड़ी दौड़ रहे होंगे, पर पर्दे के पीछे पूरा का पूरा पाकिस्तानी सिस्टम इस मैच पर पैनी नजर रखे बैठा है। इस स्टेडियम की हर सीट, टीवी के हर विज्ञापन, मोबाइल के हर लाइव स्ट्रीमिंग से जो पैसा निकलेगा, उसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जरिए वहां की सरकार, वहां की सेना और वहां की ISI और फिर आतंकी संगठनों तक पहुंचाया जाएगा। पूरी दुनिया जानती है कि ISI क्या करती है। देखिए, ISI आतंकियों को पालती है, ISI भारत में घुसपैठ करवाती है, ISI पैसे देकर खून की होली खेलती है। अब सोचिए, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस मैच को BCCI ने क्यों नहीं रोका। आखिर दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड BCCI को कितने और पैसे चाहिए। खबर के इस पहलू पर पूरी जानकारी आपको देंगे। दूसरी खबर, पाकिस्तान के उस प्लान टेरर की जो हर आपदा को मौके में बदलने की पुरानी बीमारी से ग्रस्त है। मुरीदके से लेकर मुल्तान तक फिर से धमाकों की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। भारतीय सेना द्वारा जमींदोज किए गए आतंक के अड्डों की ईंटें फिर से जोड़ी जा रही हैं और हाथ में कटोरा लिए दुनिया भर से चंदा मांगने निकले पाकिस्तान के हुक्मरान अब फिर से एक नई साजिश की बुनियाद रख रहे हैं। बाढ़ में तबाह मुल्क में जहां लोग पीने के पानी को भी तरस रहे हैं, वहीं पाकिस्तान की सरकार उसी राहत के पैसे से आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर्स खड़ा कर रही है। यही है पाकिस्तान का एजेंडा। चाहे रिलीफ फंड हो या क्रिकेट मैच से हुई कमाई हो या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भीख मांगकर मिले फंड, सबका इस्तेमाल AK-47 खरीदने के लिए किया जाता है और दहशतगर्दों की दुकानें चलती हैं। मुरीदके में बर्बाद किए गए लश्कर हेडक्वार्टर को कब तक फिर से तैयार करने की कोशिश में जुटी है ISI, बताएंगे। तीसरी खबर डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी है, जो दुनिया को टैरिफ की धमकी देकर झुकाने की कोशिश कर रहे थे और आज वही ट्रंप भारत से दोस्ती का दरवाजा खटखटा रहे हैं। पीएम मोदी की कूटनीति ने न सिर्फ अमेरिका की आंखों में आंख डालकर जवाब दिया है, बल्कि उन्हें आर्थिक और कूटनीतिक दोनों ही मोर्चों पर सोचने पर भी मजबूर कर दिया है। जो ट्रंप कल तक कहते थे कि भारत को कोई रियायत नहीं दी जाएगी, वही आज भारत के लिए कुछ भी बोलने से पहले सोच रहे हैं। अब ट्रंप चीन पर खुलेआम 100% टैरिफ की बात करते हैं, लेकिन भारत का नाम तक नहीं लेते, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि सदी की कहानी वॉशिंगटन या बीजिंग से नहीं लिखी जाएगी, ये नई दिल्ली से तय होगी। पूरी जानकारी इस खबर पर भी आपको देंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले बात क्रिकेट के नाम पर होने वाली करोड़ों की कमाई की होगी। क्योंकि ये कमाई नहीं है, ये वो फंडिंग है जिससे पाकिस्तान दहशत का कारोबार करेगा। चलिए, प्रहार में सबसे पहले 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं की ही बात कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद नीली और हरी जर्सी पहने दो टीमों के 11-11 खिलाड़ी मैदान पर होंगे। अमूमन सरहद के दोनों पार इस नजारे को देखने की अलग ही बेताबी रहती है, लेकिन इस बार भारत में इसको लेकर उत्साह कम और आक्रोश ज्यादा दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर बाद भारत और पाकिस्तान का मुकाबला शुरू होगा, लेकिन इस मुकाबले को लेकर देश भर में कैसी तस्वीरें आ रही है, देखिए। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, पाकिस्तान के झंडे जलाए जा रहे हैं, विरोध किया जा रहा है इस मैच का। इधर ओवैसी की पार्टी AIMIM के कार्यकर्ताओं ने भी इस मैच के खिलाफ प्रदर्शन किया है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टर हाथ में लेकर मैच रोकने की इनकी तरफ से मांग की गई, तो गुस्सा सभी में है और ये ओवैसी की पार्टी कैसे प्रदर्शन करी उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर उबाल ही है। ये कौन तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ भी नारेबाजी की जा रही है, अलग अलग तरीके से विरोध जताया जा रहा है। भारत पाकिस्तान मैच रद्द करो, भारत पाकिस्तान मैच रद्द करो। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये गुस्सा है, ये आक्रोश है, लोगों के मन में भर गया है। केरल की तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं, जहां इस मैच के खिलाफ लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। ये अलग अलग शहरों की तस्वीरें। अब अलीगढ़ की तस्वीर आपको दिखाते हैं। अलीगढ़ में भी क्रिकेट मैच को लेकर लोगों में नाराजगी है और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी कैसे हो रही है वो सुनिए। राष्ट्रवादियों, राष्ट्रवादियों,
कि इस मैच का बॉयकॉट करिए। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर अलग अलग जगह विरोध कैसे हो रही है हमने आपको तस्वीर में दिखाया, लेकिन यहां तक क्रिकेट प्रेमियों ने भी इस मैच के बॉयकॉट की ही बात कही है। उन्हें भी सुनिए। मैच जिस हिसाब से सिचुएशन है उस हिसाब से नहीं होना चाहिए। हाँ यही बात है। तो बॉयकॉट करना चाहिए लोगों को। जी जरूर करना चाहिए। आप लोग भी राजस्थान से? हाँ सर। क्या लगता है कि मैच होना चाहिए? मैच सर नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। पहलगाम में जो हमला हुआ 144 दिन बीत गए। ये राष्ट्र के सभी लोगों का मुद्दा है, तो ये खेल भावना से ऊपर उठ कर ये कोई मुद्दा नहीं है। अपन राष्ट्र राजनीति के लिए इस खेल को छोड़ देना चाहिए। क्रिकेट के बिना चल जाएगा, लेकिन राष्ट्र के सबसे पहला है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या बोल रहे हैं, क्रिकेट के बिना चल जाएगा लेकिन राष्ट्र के बिना नहीं चलेगा। आप भी राजस्थान से हैं क्या? मैं भी राजस्थान से ही हूँ। होना चाहिए मैच? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे आप, होना चाहिए मैच? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैच का बॉयकॉट होना चाहिए। आप लोग नहीं देख रहे हैं? नहीं देख रहे, बिल्कुल नहीं देख रहे। बिल्कुल नहीं देखने का मूड है। ये कह रहे हैं कि मैच का बॉयकॉट होना चाहिए। एक तरफ देश में मैच को लेकर गुस्सा है, तो वहीं इस मामले पर सियासी कलेश भी जारी है। AIMIM पार्टी के सांसद ने सरकार के फैसले पर सवाल उठा दिया है। साथ ही दुश्मन देश के साथ मैच का विरोध भी उन्होंने किया। उन्हें भी सुनिए। पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। अगर तुम्हारी बेटी मर जाती तो तुम खेलते? तुम्हारी 4 दिन की बेटी जिसके हाथ की मेहंदी नहीं उतरी, अगर वो मर जाती तो तुम क्रिकेट मैच खेलते? कल क्रिकेट मैच होगा, कितने पैसे आएंगे? 600-700 करोड़। अब ये बीजेपी के लोगों को बोलना है, देशभक्ति की बात करने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम 700 या 800 करोड़ या चलो 2000 करोड़ होंगे। हम पूछना चाह रहे हैं भारत के वजीर आजम से, जब आपने कहा कि खून और पानी नहीं एक साथ जा सकता, बातचीत और आतंकवाद नहीं हो सकती, एक क्रिकेट मैच में कितने पैसे आएंगे BCCI को? 2000 करोड़, 3000 करोड़। ये 26 हमारे भारत के नागरिक की जान की कीमत बढ़ के है या पैसे बढ़ के? हमको बताओ। एक तरफ भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर विरोध जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि वॉर जोन की तरफ 22 गज पर भी पाकिस्तान की करारी हार तय है। समझिए, ये कह रहे हैं लोग, भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के लिए देश के कई हिस्सों में पूजा पाठ भी किया जा रहा है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ की तस्वीर है जहां टीम इंडिया की जीत के लिए आज सुबह ही हवन पूजन किया गया। लखनऊ की तस्वीर अब आपने देख ली। अब उत्तर प्रदेश के ही वाराणसी की भी तस्वीर देख लीजिए। यहाँ क्रिकेट प्रेमियों ने टीम इंडिया की जीत के लिए आरती की है, विशेष पूजा भी की जा रही है। तो लखनऊ और वाराणसी की तस्वीर आपने देखी। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान जब हर मोर्चे पर भारत से शिकस्त खाता है, तो क्रिकेट के मैदान पर भी पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को पटखनी दी है और सीधे मुकाबले में उनको चित किया है, उसी तरीके से हम आशा करते हैं कि हमारी भारतीय टीम भी आने वाले मुकाबले में जो आज होना है उसमें एक तरफा हराएंगे, क्योंकि हमारी स्किल के आगे या क्रिकेट समझ के आगे पाकिस्तान की टीम 0 है और हम एक तरफा उनको हराएंगे। स्पोर्ट्समैन के हिसाब से होना चाहिए, पर देखा जाए तो पर एक होना तो चाहिए मैच, क्योंकि कैसा इंडिया पाकिस्तान बहुत बड़ा इवेंट है। जैसे कि हम सबको पता ही है कि आज इंडिया और पाकिस्तान का एशिया कप का मैच है और इंडिया अपना पहला मैच जीत के ही आ रही है UAE से। उसी हिसाब से आज भी हमें उम्मीद है कि इंडिया पाकिस्तान को हमेशा की तरह फिर से हराएगी। देखिए, मैच शुरू होने में 3 घंटे से कम का वक्त बचा है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि मैच खेलने वाले फैसले को लेकर एक बड़ी आबादी में जबरदस्त आक्रोश है। तो वहीं सियासी पिच पर भी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कैसे हो रही, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद दुबई में क्रिकेट के वॉर जोन का सबसे जबरदस्त बैटल शुरू होने जा रहा है। इसके लिए सरहद की दोनों तरफ सरगर्मियां तेज हैं। सट्टा बाजार और क्रिकेट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मैच में पाक की जीत पक्की है, मतलब एक बार फिर पाकिस्तान की हार तय है। लेकिन इस बार भारत पाक मुकाबले का रोमांच मीटर ठंडा पड़ चुका है। स्टेडियम के बाहर फैंस का अकाल है। क्रिकेटर सुबह से ही नेट्स पे पसीना बहा रहे हैं। डगआउट में रणनीति बन रही है, लेकिन भारत पाकिस्तान मैच को लेकर इस बार उत्साह का ग्राफ नीचा और आक्रोश का ग्राफ हाई है।
बीते कुछ दिनों से शहर शहर इस मुकाबले को लेकर प्रदर्शन जारी है। कहीं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के पुतले फूंके जा रहे हैं तो कहीं पाकिस्तान और पाकिस्तानी टीम के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। वजह है पहलगाम हमला, जिसमें 26 निर्दोष भारतीयों की दहशतगर्दों ने जान ले ली थी। देश का एक बड़ा तबका मानता है कि भारत को पाकिस्तान से मैच नहीं खेलना चाहिए। जिस देश के लिए अब भारत पानी और खून एक साथ बहाने के लिए तैयार नहीं है, वहां क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले को लेकर नाराजगी और आक्रोश है। अब मैच हो रहा है बीसीसीआई और क्रिकेटर्स को, अब मैं कुछ क्या ही बोलूं, कुछ घंटों बाद ही तो मैच है। मैं सिर्फ आप लोगों के जरिए लोगों से बोल सकती हूँ, हमारे देश के जितने भी लोग हैं उनसे बोल सकती हूँ, बायकॉट करें इस मैच को, ना देखें इस मैच को। अगर आप इस मैच को नहीं देखेंगे, व्यूअरशिप नहीं बढ़ाएंगे, तो शायद उनको समझ में आएगी कि उनका देश कितना गुस्से में है उनसे। इतना ही नहीं, कई क्रिकेट प्रशंसक भी इस मुकाबले को लेकर नाराज हैं। देश के अलग अलग हिस्से से क्रिकेट प्रेमियों ने पहले ही मैच के बायकॉट का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान की मैच है, जैसा कि अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने बोला था कि खून और नदी का पानी एक साथ नहीं बह सकता, उस तरीके से आज इंडिया और पाकिस्तान का जो भी मैच है वो बॉयकॉट रहना चाहिए। वो मैच ऐसे होना ही नहीं चाहिए। जैसे पहलगांव में जो अटैक हुआ था, उस तरह से देखना जाए तो इंडिया पाकिस्तान का मैच हम लोग बॉयकॉट कर दें। वहीं देश में एक छोटा तबका ऐसा भी है जो पाकिस्तान के साथ मुकाबले के समर्थन में है। लखनऊ में भारत की जीत के लिए हवन का आयोजन किया, तो वहीं वाराणसी में हिंदुस्तान के विजय के लिए पूजा पाठ किया गया। एक तबका मानता है कि जैसे सरहद पर भारत ने पाकिस्तान को रौंद डाला था, क्रिकेट के मैदान पर भी भारत पाकिस्तान को मात देकर उसे सबक सिखाएगा। हमेशा भारत जीता है, जीता था और जीतेगा। सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से पाकिस्तान ने कश्मीर में अपना उग्रवादी संगठन भेज करके मरवाया, उसका बदला हमारे देश के प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के नाम से चला करके पाकिस्तान में हमारी सेना के लोग जा करके घुस करके मारने के बाद रिजल्ट आपने देखा ही होगा। आज कुछ जगह पर इसलिए विरोध कर रहे हैं कि पाकिस्तान से भारत को खेलना ही नहीं चाहिए, लेकिन विश्व हिंदू रक्षा परिषद का मानना है कि अगर खेलेगा नहीं तो कैसे पता चलेगा कि इंडिया के पास इतनी ताकत है कि एक ही झटके में पाकिस्तान को हरा देगा। इस सब के बीच भारत पाकिस्तान मुकाबले को लेकर सियासत जारी है। महाराष्ट्र में आज शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटर हाथ मिलाते हैं, टॉस उड़ाते हैं। हम कैसे उनके खून से सने हुए हाथों को अपने हाथों में मिलाएंगे? कैसे उन माताओं बहनों को न्याय मिलेगा जिनके आंसू आज भी सूखे हुए नहीं है, जिनके आज भी पतियों के चिता की आग ठंडी नहीं हुई? क्या सरकार को शर्म नहीं आती? क्या बीसीसीआई को शर्म नहीं आती? अरे बीसीसीआई को अगर पैसा कमाना है, उसको 2 रुपया चाहिए तो हम चंदा दे रहे हैं उनको, हम उनको 1-1 रुपया 2-2 रुपया पूरे देश से भीख मांग के देंगे, लेकिन कम से कम हमारे देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ मत करो। ये आदित्य ठाकरे छुप के भारत पाकिस्तान का मैच देखेगा बुर्खा पहन के, और उसका फायदा ऐसा है आवाज भी हेल्प कर देगा उसको। मैं औरत हूँ, वो क्या ना कहता हूँ। वहीं तमाम विपक्षी दल इस मुकाबले को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। मंशा को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और सवाल वही कि क्या ऐसे हालात में पाकिस्तान के साथ मुकाबला खेलना जरूरी है? पहलगाम के अंदर हमारे 26 लोगों को मार दिया गया, हमारी बहन बेटियों के सुहाग उजाड़ दिए गए। अभी तो उनके आंखों के आंसू भी खुशक नहीं हुए थे कि हम एक मैत्रिक मैच खेल लें उनसे, फ्रेंडली मैच हमारे हो जाएं, किसी भी चाहे कोई भी टूर्नामेंट हो। क्या ये बात जायज है? बहरहाल अब से कुछ घंटों के बाद मुकाबला शुरू हो जाएगा। 140 करोड़ देशवासियों का गुस्सा समेटे टीम 11 पाकिस्तान को मात देने के लिए मैदान में उतरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वही मैच को लेकर अब भी कई जगहों पर प्रदर्शन जारी है। लोग लगातार मैच को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। क्या कहना है लोगों का, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत पाकिस्तान मैच का विरोध अब दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। लक्ष्मी नगर में मेरी मौजूदगी है और आप देखेंगे तमाम जो लोग हाथ में तख्ती लिए इस मैच का विरोध कर रहे हैं।
और इन पोस्टर्स पे जब आप नजर डालेंगे तो इसमें साफ तौर पर लिखा है क्रिकेट का जुनून या राष्ट्र का सम्मान। और आप हाथ में देखेंगे कि पाकिस्तान का झंडा हो और आसिम मुनीर की फोटो यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो जलाते हुए आपको नजर आ जाएंगे। पाकिस्तान के झंडे को लोग जला रहे हैं, साथ ही आसिम मुनीर की फोटो भी आप देखेंगे साथ में लगी हुई है। आसिम मुनीर की फोटो को भी जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पर जलाते हुए आपको साफ तौर पर नजर आ जाएंगे। तो जिस तरीके से मैच को लेकर दिल्ली में विरोध साफ तौर पर देखने को मिला, मैच को लेकर किस तरीके से जो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि राष्ट्र का सम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या सोच रहे हैं दिल्ली के लोग? दिल्ली के लोग इसलिए सोच रहे हैं, हम मैच चाहते ही नहीं है दिल्ली का आदमी कोई भी, क्योंकि पाकिस्तान से हमारी वैसी तनातनी रहती है। हमने उसको मारा, ये मैच हमारे हिसाब से बिल्कुल बेकार हो रहा है, कोई हम नहीं देखेंगे, हम इसका बहिष्कार करते हैं। बॉयकॉट कर रहे हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं। हम उसको साथ में कोई मैत्री का संबंध नहीं रखेंगे, कोई पानी नहीं देंगे, किसी तरह का कोई संबंध रखना। दरअसल क्रिकेट हमेशा से एशियाई देशों के क्रिकेट बोर्ड के लिए खजाना की तरह रहा है। भारत और पाकिस्तान की आबादी जितनी बड़ी है, जितने क्रिकेट प्रेमी यहाँ हैं, उससे इस मैच से बड़ी कमाई होती है। और खबर है कि पीसीबी की कमाई पर मुल्ला मुनीर नजर गड़ाए बैठा है। दोनों देशों के खिलाड़ी इस मैच के लिए तैयार हैं, नेट्स पर पसीना बहाया जा रहा है, लेकिन इस मैच के पीछे पैसे का बहुत बड़ा खेल है। ये अलग एंगल है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान में क्रिकेट का बड़ा बाजार है, क्रिकेट खिलाड़ी सितारे से कम नहीं है और यही वजह है कि भारत पाकिस्तान मुकाबले को एक बार में कम से कम 150 करोड़ लोग तक देखते हैं। सोचिए, लाइव स्ट्रीमिंग में 150 करोड़ लोग तक देखते हैं। भारत पाक मैच कैसे करोड़ों का बाजार है, आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल इस पर देते हैं। ब्रॉडकास्टिंग से 60 से 70% की कमाई होती है इन मैचेस की जो ब्रॉडकास्टिंग होती है। विज्ञापन भी कमाई देते हैं, 20 से 30% विज्ञापनों से कमाई होती है। बहुत हाई टैरिफ चार्ज किया जाता है उस दौरान के लिए। टिकट से 10% की कमाई होती है। विज्ञापन का दर प्रति 10 सेकंड का हम बता रहे हैं आपको 16 लाख तक है और ये वैरी करता है। इंडिया पाकिस्तान में तो और भी हो सकता है। एशिया कप से कुल कमाई 800 करोड़ की है और हर क्रिकेट बोर्ड की 15% हिस्सेदारी होती है। पीसीबी के हिस्से भी 116 करोड़ आएंगे इस हिसाब से और ये बढ़ भी सकता है अमाउंट। और अब खबर है कि मुल्ला मुनीर इस मुनाफे पर नजर गड़ाए बैठा है और पाकिस्तान में जैसी अराजकता है उससे इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि पाकिस्तान इस पैसे का इस्तेमाल आतंक के लिए नहीं करेगा। हम आखिर क्यों कह रहे हैं कि मुल्ला मुनीर की नजर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैसे पर है? क्योंकि मुल्ला मुनीर जेसीबी लेकर मुरीद के पहुंच चुका है। आपको याद है मुरीद के? नहीं याद है तो आगे हम आपको बताएंगे। आप पूछेंगे कि इसकी क्या वजह है, क्यों जेसीबी लेकर पहुंच गया? तो इसके पीछे है प्लान दहशतगर्दी। दरअसल तस्वीर अब आपको मुरीदके की दिखा देते हैं। देखिए, वही इलाका है जो लश्कर का हेडक्वार्टर्स है, जिसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निस्तनाबूद कर दिया था, पूरी तरह से तबाह कर दिया था। और अब यहाँ जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है। अब हटाया जा रहा है ये मलबा। भारत ने तहस नहस कर दिया था, सब कुछ तबाह कर दिया था। इनका हेडक्वार्टर्स, लश्कर का हेडक्वार्टर्स ध्वस्त कर दिया था। लेकिन ये तस्वीर पहुंची है जहां जेसीबी दिखाई दे रही है। लश्कर के हेडक्वार्टर्स में 2 अलग अलग हिस्से थे। एक हिस्से में आतंकियों की ट्रेनिंग होती थी और दूसरे में आतंक के आका रहा करते थे। इसी कैंपस में, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आतंकी हथियार भी रखा जाता था। लेकिन इसको पूरी तरह से भारत ने निस्तनाबूद कर दिया, तबाह कर दिया, इसकी धज्जियां उड़ा दी और अब जेसीबी मंगाकर यहां पर काम चल रहा है। दरअसल इस पूरे इलाके को साफ कर यहाँ फिर से आतंक का अड्डा बनाने की तैयारी, बसाने की तैयारी चल रही है, जिसके लिए फंडिंग हो रही है पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान की सरकार की तरफ से, क्योंकि उन्हीं का जिम्मा है ये आतंक को पालना पोसना। और एक बार फिर वो वही काम करते दिखाई दे रहे हैं। इसे जेसीबी मंगाकर पहले मलबा हटाया जा रहा है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन कराया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर ने पाकिस्तान में फिर से प्लान दहशतगर्दी एक्टिवेट किया है और उस पर काम भी शुरू हो गया है। मुरीदके में कैसे प्लान दहशतगर्दी को एक्टिवेट किया गया है ग्राफिक्स के जरिए, चलिए इससे जुड़ी पूरी डिटेल आपको देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह लश्कर का हेडक्वार्टर्स जो गिराया गया था, मुरीदके में फिर से उसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया। वो तस्वीर हम आपको अभी दिखा रहे थे। एक लाल और 2 पीले रंग की इमारत तबाह हुई थी अटैक में भारत की तरफ से। लश्कर का कमांड सेंटर था, ये कैडर के रहने की जगह भी भारत ने तबाह कर दी थी। हथियार भंडार, इनके ट्रेनिंग कैंप को भी भारत ने नुकसान पहुंचाया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दहशतगर्दी का काम रुक गया था, उस पर ब्रेक लग गया था। लश्कर के हेडक्वार्टर्स बनाने पर 15 करोड़ का खर्च आएगा और पाकिस्तान ने लश्कर को 4 करोड़ रुपए की मदद पहले ही दे दी है।
सोचिए 15 करोड़ का आएगा, 4 करोड़ की मदद पहले दे दी गई है। बाढ़ के नाम पर जो फंड आया था, जो जनता के लिए आया था, जो पाकिस्तानी आवाम के लिए आया था, वो फंड उठाकर लश्कर को दे दिया गया। लश्कर के आतंकियों के हवाले कर दिया गया कि फिर से बनाओ अपनी इमारत और फिर से दहशतगर्दी का अपना नापाक धंधा शुरू करो। लेकिन पाकिस्तान को आतंकी कैंप के लिए जो पैसे की कमाई हुई है उसमें कम है, पैसे कम है क्योंकि सिर्फ 4 करोड़ दे पाए हैं। 11 करोड़ अभी भी रहते हैं, 15 से 16 करोड़ का खर्च आएगा और इस पैसे का इंतजाम अब किया जा रहा है बाढ़ राहत के पैसे से, यानी बाढ़ राहत का जो पूरा पैसा है वो आतंकी कैंप पर खर्च होगा। पूरी कहानी आपको बताएं, लेकिन पहले पाकिस्तान में तबाही की तस्वीर भी देख लीजिए। क्या हालात है, ये लाहौर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्थिति ऐसी है कि पूरा जो देश है पानी पानी हुआ पड़ा है। और हालांकि इनके जो नेता हैं, बड़े मजेदार नेता है, कह रहे हैं कि इस पानी को आप स्टोर कर लीजिए, उसे पीने के लिए इस्तेमाल करिए। अब जैसा देश वैसे नेता, वैसा उनका IQ, तो वैसी बातें उनसे उम्मीद की जा सकती है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अब जरा अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। आतंकी कैंप को बसाने के लिए जो पैसे कैसे कम पड़े हैं, वो ये जो राहत सामग्री आ रही है, जो राहत के लिए फंड्स जारी किए जा रहे हैं, उसके लिए पैसे आ रहे हैं और पैसे जा रहे हैं दहशतगर्दों की जेब में। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाढ़ से कैसी तबाही मची हुई है। ये पाकिस्तान की स्थिति रही है, पिछले कुछ दिनों में यही हाल रहा है पाकिस्तान का, और इसी के लिए राहत का फंड जारी किया जा रहा था। लेकिन आम जो आवाम है उसे राहत देने के बजाय ये पैसा सीधे जेब में भरा जा रहा है। अब अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे भीषण तबाही मच रही, पूरा का पूरा देश ऐसा लग रहा है कि हिल गया है। दहशतगर्दों को ये पैसा जो यहाँ राहत के लिए दिया गया है, ये जो इस तरह की तबाही हुई है उसे फिर से ठीक करने के लिए दिया गया था, वो पैसा अब आतंकी कैंप ठीक होने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उसके पुनर्विकास के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लोगों के पुनर्विकास के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ऐसे में बहुत सारे सवाल ये तस्वीरें खड़ी करती हैं कि आखिर ये हुक्मरान कैसे हैं जिनका ना होना बराबरी है। क्योंकि कोई विदेश में बैठा रहता है, कोई महंगे सूट बूट पहन कर घूम रहा होता है, कोई भीख के लिए फंड मांग रहा होता है और अंत में कटोरा खाली होता है और कटोरी में 2 आने जो आते हैं वो भी दहशतगर्दों को दे दिए जाते हैं। अब अगली तस्वीर आपको जरा दिखाते हैं। आतंकी कैंप को बसाने के लिए जो पैसे कम पड़ गए उसे लाउडस्पीकर के जरिए चंदा इकट्ठा कर जुटाया जा रहा है। दरअसल लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है, खुद सुनिए आप। स्पीकर लेकर बैठे हैं, ये दरअसल इन्होंने ये जो बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं, ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की मदद के लिए, राहत के लिए आप अपना योगदान दीजिए। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि जो योगदान वो दे रहे हैं वो सीधे दहशतगर्दों की जेब में जा रहा है, वो मुरीद के और मुल्तान को खड़ा करने में जा रहा है, ना कि आम आवाम की जरूरत के लिए। और चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको मुनीर का पूरा प्लान बताते हैं। बाढ़ पीड़ितों की राहत राशि से आतंकी कैंप बनेगा, उसका काम शुरू हो चुका है। लश्कर हेडक्वार्टर्स के लिए बाढ़ राहत का पैसा भेज दिया गया है। पाकिस्तान सरकार ने फंड से पैसे मुनीर को भेज दिए हैं, मुनीर ने बाढ़ राहत का पैसा लश्कर को ट्रांसफर कर दिया। यही चेन चलती इनकी, क्योंकि सरकार मुनीर को देती है, मुनीर लश्कर को देते हैं, आतंकी संगठनों को देते हैं। कई देशों से मिली मदद को भी आतंकियों तक ही भेजा गया है। बाकी देश जो सोच रहे थे कि पाकिस्तान की मुश्किल खड़ी है, उनकी थोड़ी मदद कर दी जाए, उनके पैसे भी इन्हीं आतंकियों के पास जा रहे हैं। कैसे पाकिस्तान हर बार आवाम के हक का पैसा आतंक और आतंक के सरगनाओं पर ही खर्च करता है, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में इसी तरह से बुलडोजर घूम रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के 4 महीने बाद अब पाकिस्तान के खाते में चंद कौड़ियां आई हैं। जेसीबी में तेल भराया गया है और उसे लगा दिया गया है मुरीदके से मलबा हटाने में। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर में तबाही के निशान आज भी मौजूद हैं। ये वही जगह है जहां आतंकी संगठनों के सरगना तकरीरें दिया करते थे, दहशतगर्दों की ब्रिगेड तैयार होती थी, सुसाइड बॉम्बर्स का ब्रेन वॉश किया जाता था। लेकिन भारत ने पाकिस्तान में घुसकर इस इमारत को जमींदोज कर दिया। जो पैसे जेसीबी के डीजल पर खर्च किए जा रहे हैं वो मिले तो थे पाकिस्तान की आवाम को राहत के लिए, लेकिन बेचैन मुनीर ने इस पूरे फंड को दहशतगर्दी प्लान की तरफ डाइवर्ट कर दिया। बाढ़
से तबाह पाकिस्तान की आवाम को राहत के नाम पर राशन का एक पैकेट भी नहीं मिला। लाखों लोग अब भी बेघर हैं। हर तरफ तबाही का मंजर है, लेकिन पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का पूरा फोकस आवाम की जगह पाकिस्तानी दहशतगर्दों को फिर से बसाने पर है। बीते कई महीनों से मुल्ला मुनीर और कटोरा शरीफ अलग अलग देशों में जाकर आतंकियों के लिए चंदा इकट्ठा करने में जुटे हैं। पहले चीन में मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ ने अपनी झोली फैलाई, फिर अमेरिका गए मुल्ला मुनीर ने हवाई यात्रा पर करोड़ों फूके। हद तो तब हो गई जब मजहब के नाम पर कटोरा शरीफ ने कतर से भी फंड के लिए गुहार लगानी शुरू कर दी। चीन ने CPEC के नाम पर पाक के खाते में चंद रुपए ट्रांसफर जरूर किए, लेकिन इससे पाकिस्तान के हुक्मरानों की दहशतगर्दी वाली भूख मिटी नहीं। और फिर मजहबी मुनीर और शरारती शरीफ ने अपने ही आवाम का पेट काट कर आतंकियों का खाता भरना शुरू कर दिया। आतंकियों की ट्रेनिंग बीते कुछ महीनों से बंद थी, हथियारों की सप्लाई रुक गई थी, दहशतगर्द लगातार फंड की डिमांड कर रहे थे और तभी पाकिस्तान के कई इलाकों में बाढ़ का कहर टूट पड़ा। अब से तकरीबन एक हफ्ते पहले शहबाज के खासम खास ख्वाजा आसिफ ने बाढ़ को वरदान बताते हुए कहा था, पाकिस्तान के लोगों के पास ये शानदार मौका है, पानी को बाल्टियों और डब्बों में स्टोर कर लें और बाद में काम में ले लें। बाढ़ को लोग खराबी की तरह न देखें, बल्कि रहमत की तरह से लें। और इसी के बाद मुल्ला मुनीर ने आपदा में दहशतगर्दी का वो अवसर देखा, जिसके बाद एक बार फिर टेरर को ऑक्सीजन देने की कोशिश शुरू कर दी गई। पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने मुरीदके स्थित अपने मुख्यालय को फिर से बनाना शुरू कर दिया है। बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत के नाम पर लश्कर लोगों से मदद ले रहा है, साथ ही उसे पाकिस्तानी सरकार से भी बाढ़ राहत फंड के नाम पर मदद मिल रही है। पाकिस्तान के आतंकी गुटों का ये पुराना पैटर्न है। POK में भूकंप के बाद भी लश्कर-ए-तैयबा ने मानवीय अपीलों के जरिए अरबों पाकिस्तानी रुपए जुटाए थे, जिसका इस्तेमाल आतंकी ट्रेनिंग में हुआ। इस बात को पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता। मजहब की नींव पर खड़ा पाकिस्तान आवाम की हक का पाई पाई आतंकी कैंप और आतंकी सरगनाओं के ऐशो आराम पर ही उड़ाता आया है। और एक बार फिर सरहद पार दहशतगर्दी वाले इसी प्लान को एक्टिवेट कर दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान इस बात को भी जानता है कि इस बार उन कैंपों का इस्तेमाल अगर भारत के खिलाफ हुआ तो अंजाम और भी बुरा होगा। और इस बार अगर पाकिस्तान ने किसी तरह की हिमाकत की तो दुनिया के किसी भी देश की फंडिंग उसके इलाज का खर्चा नहीं उठा पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ पाकिस्तान आतंकियों के लिए कैंप बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के ही आतंकी अफगान सीमा से मुनीर के सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। एक बार फिर टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया है। तस्वीर आपको दिखाते हैं। टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना को कल हमले में निशाना बनाया। ये तस्वीर देखिए किस तरह का बड़ा धमाका हुआ है, जो लगातार टीटीपी मैसेजिंग करती रही है कि उन्हें बिल्कुल भी पाकिस्तानी आर्मी अपने इलाके में बर्दाश्त नहीं है। और यही वो तस्वीर है जिसके जरिए ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी अगर सोच रही है कि वो आगे बढ़ेगी और बढ़ने दिया जाएगा, तो अब मुश्किल देखिए अपने लिए ही पाकिस्तान में, अपने लिए ही पाकिस्तानी आर्मी की मुश्किल खत्म नहीं होती दिखाई दे रही है। और ये तस्वीर हमने आपको दिखाई और इसमें कई जो सैनिक हैं वो शहीद हुए हैं, पाकिस्तानी सैनिक, और उस जनाजे में अब पहुंचे हैं शहबाज और मुनीर। वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। पाकिस्तानी सेना यहाँ जनाजे में शामिल हुई है। पाकिस्तान के लिए हर तरफ शहमात है अपने ही देश में। और ये वो तस्वीर है जहां क्योंकि ये लड़ नहीं पा रहे तो ये पहुंच जाते हैं ऐसे मौकों पर। टीटीपी ने कैसे प्लानिंग के तहत पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया है, ग्राफिक्स के जरिए चलिए इस पर पूरी डिटेल आपको देते हैं। पाकिस्तान के दक्षिणी वजीरिस्तान में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। बादर घाटी के अपर जिले में एक सैन्य काफिले पर भयानक हमला किया गया, जिसमें कम से कम 12 सैनिकों की मौत हुई, जिसमें अभी आपने देखा कि जनाजे में शहबाज शरीफ मुनीर शामिल हुए। स्थानीय सुरक्षा बलों ने बताया कि हमला बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से किया गया और यह हमला इतनी तेजी से किया गया कि सैनिक तत्काल प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाए। पाकिस्तानी तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। बढ़ावा देते हैं ये आतंकी संगठनों को, इनके देश पे ही भारी पड़ रहे हैं। समूह ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने हमले के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों से हथियार भी छीन लिए हैं। तो अब ये जिस चीज को बढ़ावा देते हैं ये इन्हीं के लिए नासूर बन गया है। अब बात टैरिफ वार की कर लेते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप कई दिनों से दुनिया के साथ टैरिफ खेल रहे हैं और अब ट्रंप मोदी के साइलेंट पंच के बाद बैकफुट पर हैं। और ये हम नहीं, इसका इशारा खुद ट्रंप और व्हाइट हाउस प्रशासन कर रहा है। ये
उन्हीं की तरफ से जो बातें कही गई उसका ये एनालिसिस है। मोदी ने पहले बैक टू बैक टैरिफ लगाया, यहाँ ट्रंप ने बैक टू बैक टैरिफ लगाया और फिर भारत के लिए उनकी भावना सामने आ गई और अब वो झुक गए हैं क्योंकि वो कोशिश ये कर रहे थे कि वो टैरिफ करके दबाव बना लेंगे, वो कूटनीतिक प्रेशर बना लेंगे और भारत झुक जाएगा। लेकिन भारत ने बहुत संतुलित अंदाज में साइलेंट डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करते हुए ऐसे मैसेज दिए, ऐसे तस्वीरों के जरिए मैसेज दिए कि ट्रंप बेचैन हो गए और इस कदर बेचैन हो गए कि अब वो बहुत परेशान हो गए कि वो कहीं कुछ बोलें और भारत को फिर बुरा ना लग जाए। ट्रंप ने भारत में नया राजदूत भेजने का भी ऐसे में फैसला लिया है जिनकी नीयत बताती है कि ट्रंप अब भारत से दोस्ती चाहते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये नए राजदूत के तौर पर आने वाले हैं और इनकी बहुत करीबी रिश्ता रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, उनके ऑफिस में आना जाना रहा है। और सोचिए किसी करीबी की तैनाती क्यों की जाती है। बताते हैं आपको मोदी का जो साइलेंट पंच है, कैसे ट्रंप बैकफुट पर इससे आए, उसका पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। पिछले महीने ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया था, आपको ज्ञात है 27 अगस्त से वो लागू हो गया था। रूस से तेल खरीद का भी आरोप लगाते हुए टैरिफ लगाने की बात कही गई थी। ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए भारत और पीएम मोदी को अच्छा दोस्त अब बताया है, अब वो माय फ्रेंड मोदी करने लगे। अब ट्रंप ने चीन पर 100% टैरिफ की बात कही है, लेकिन ध्यान रहे कि जब ये 100% टैरिफ की बात हो रही थी तो भारत का कहीं जिक्र नहीं आया, चीन की बात हुई। ट्रंप ने इस बार भारत का नाम तक नहीं लिया। ट्रंप ने भारत में नए राजदूत को भेजने की भी तैयारी की है। सीनेट में नए राजदूत के बयान से साफ है कि ट्रंप भारत से रिश्ते सुधारना चाहते हैं। यानी ट्रंप ये समझ गए हैं कि अब अगर भारत के साथ उन्होंने अच्छा रिश्ता नहीं रखा तो उनके लिए आगे की राह मुश्किल होने वाली है। कैसे भारत ने अमेरिका को पीछे ढकेला है और कैसे महीने भर में ट्रंप बैकफुट पर आ गए, सुर बदल गए, बिल्कुल नरम पड़ गए, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। बार बार सीज फायर का क्रेडिट लेने वाले ट्रंप बार बार दुनिया को टैरिफ की धमकी देने वाले ट्रंप और जब सलाहकारों ने भूल का एहसास दिलाया तो मोदी के साइलेंट पंच के आगे नतमस्तक ट्रंप। जो ट्रंप दुनिया भर को हर दिन टैरिफ वाला बाउंसर फेंक रहे थे, वो ट्रंप मोदी की डिप्लोमेसी के आगे खुद गोल्डन डक हो गए हैं। अमेरिका की सुप्रीमेसी और सैन्य शक्ति का अहंकार ट्रंप के काम नहीं आया और अब बीते 1 महीने से ट्रंप भारत से रिश्ते सुधारने की हर वो कोशिश कर रहे हैं जो नहीं करने का वो दावा किया करते थे। दरअसल ट्रंप का टैरिफ वाला कारतूस उनकी ही इकोनॉमी पर बैकफायर कर गया है और इसीलिए ट्रंप ने पहले दोस्ती वाला कार्ड खेला। इस कार्ड का काउंटर भी पीएम मोदी ने राष्ट्रहित वाली डिप्लोमेसी से ही दिया। नतीजा, ट्रंप अब भारत को मनाने का रोजाना नया उपाय खोज रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर रूस से तेल खरीद और टैरिफ पर बात की है। ट्रंप ने शनिवार को कहा कि नाटो देश रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, साथ ही चीन पर रूस से तेल खरीद के लिए 50 से 100% तक टैरिफ लगाया जाए। ऐसा होने पर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने का रास्ता बन सकता है। ट्रंप ने चीन पर 100% टैरिफ की बात कही तो भारत को लेकर कुछ भी विरोध में नहीं लिखा, जो इस बात का संकेत है कि भारत को लेकर अब ट्रंप का स्टैंड बदलने वाला है। ट्रंप के नरम रुख के कई कारण हैं, जिसमें अमेरिका की आर्थिक स्थिति भी शामिल है। साथ ही आत्मनिर्भर भारत को लेकर पीएम मोदी के विजन ने अमेरिका को 2 कदम पीछे जाने पर मजबूर कर दिया है। हम बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस विदेशों से आयात करते हैं और बदले में लाखों करोड़ रुपए हर साल भारत को दूसरे देशों को देना पड़ता है। हमारे पैसों से विदेशों में रोजगार बनते हैं, वहां के लोगों की आमदनी बढ़ती है। इस स्थिति को बदला जाना आवश्यक था। इसलिए भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनने की राह पर चल पड़ा है। वहीं ट्रंप ने अब भारत से रिश्ते सुधारने के लिए अपना नया दूत भेजने की तैयारी कर ली है। 38 साल के गोर भारत के सबसे कम उम्र के राजदूत होंगे, जो डोनाल्ड ट्रंप के बेटे के दोस्त हैं। We hold our friends to a different standard. Frankly, we expect more from India than we do sometimes from other nations. I do think it will get resolved over the next few weeks. And finally, we commend you and the chairman. You're both co-sponsors of. सर्जियो गॉर ने सीनेट के सामने ये भी कहा
कि ट्रंप की पीएम मोदी से गहरी दोस्ती है, भारत की नीति को लेकर कुछ दूरियां हैं जिसे दूर किया जाएगा। साथ ही गोर ने ट्रंप के भारत दौरे की भी संभावना जताई। इन बातों से साफ है कि अमेरिका के राष्ट्रपति अब भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं और इसके लिए व्हाइट हाउस से लेकर भारत में अमेरिकी एम्बेसी तक सीधा संदेश है कि अब भारत से रिश्ते सुधारने के लिए अमेरिका इंतजार करने को तैयार नहीं है। Introduce a fellow Floridian and someone who I've known for a very long time, Sergio Gore, who is the nominee to India, which is, I would say, one of the top relationships the United States has in the world today in terms of the future of what the world's going to look like. I said it when I appeared before you as a nominee to the position I currently hold as well, and I don't mean archivist, when I was here as in the position as for Secretary of State, and I repeat it again that the 21st century, the story is going to be written in the Indo-Pacific. न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की धाक और पीएम मोदी की शानदार नीति ने ट्रंप के हाथ डिप्लोमेसी की नई किताब थमा दी है, जिसकी पढ़ाई उन्हें पहले पन्ने से करनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भारत की डिप्लोमेसी से केवल ट्रंप ही बैकफुट पर नहीं है, बल्कि अमेरिकी सीनेट भी इस बात को समझ रहा है कि जिद में ट्रंप ने बड़ा नुकसान मोल ले लिया है। नए राजदूत पर चर्चा के दौरान मजाकिया अंदाज में एक सीनेटर ने कैसे भारत की भाषा का जिक्र किया, वो भी सुनिए। Some of the other areas of sort of mutual interest between us and India that you look forward to exploring after, of course, you become fluent in at least Hindi, Urdu, Gujarati, and 2 or 3 others. Thank you, Senator. I think the biggest priorities, of course, are U.S. economic and business interests, the security and stability, advancing security and stability, expanding U.S.-India cooperation in defense, energy. तो देखिए, अमेरिका भारत के सहयोग की बात हो रही है, कैसे रिश्ते बदलते हैं इस पर हमारी नजर रहेगी। और अब बात कर लेते हैं दिशा पाटनी की, जिनकी बहन की इंस्टा स्टोरी की वजह से दिशा पाटनी के घर पर 25 घंटे में 2 बार गोली चली है। ये नया खुलासा हुआ है। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी है। हालांकि रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है। वो पोस्ट भी हमने आपको कल दिखाई थी कि कैसे जिम्मेदारी लेते हुए सीधे सीधे धमकी दी है। इस हमले के बाद अब दिशा के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 24 घंटे घर की निगरानी की जा रही है। दिशा पाटनी के घर पर हमले को लेकर कई खुलासे हुए हैं। क्या नया खुलासा हुआ है, चलिए पूरी डिटेल आपको दे देते हैं। दिशा पाटनी के घर को पर अटैक को लेकर जो सूत्रों के बारे में हमें जानकारी मिली, घर की रेकी की गई थी। अज्ञात व्यक्ति ने कई दिनों तक रेकी की थी और रात में अज्ञात शख्स घूमता भी देखा गया था। दिन में भी दिशा के घर पर लोग आसपास आते दिखाई दिए थे। इस तरह के लोग स्पॉट किए गए थे। पाटनी परिवार को पता था क्या रेकी की बात, ये सवाल है, क्योंकि अगर आपको अंदाजा लग रहा है कि कोई आपके घर से बार बार गुजर रहा है तो कहीं ना कहीं शक होता है। इस पूरे मामले में कब क्या हुआ, उस पूरी टाइमलाइन पर भी आपको डिटेल दे देते हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। सुबह 4:30 बजे गुरुवार, देखिए 2 दिन फायरिंग हुई है। पहले गुरुवार को ये सुबह 4:30 बजे 2 राउंड फायरिंग की गई। क्या हुआ उस समय? बदमाश आए, हवाई फायरिंग की। उन्होंने किसी को टारगेट करके फायरिंग नहीं की। मकसद था टारगेट पर कहीं ना कहीं दहशत फैलाना। फिर शुक्रवार को फिर से फायरिंग होती है। सुबह 3:30 बजे का समय इसके लिए चुना जाता है और 9 राउंड फायरिंग होती है। बाइक से पहुंचे थे बदमाश और इस बार सीधे सीधे घर पर फायरिंग हुई। और अब जानकारी मिल रही है कि बदमाश नैनीताल की ओर भाग गए हैं, जिसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। खुलासा जांच में यह भी हुआ कि यह हमला सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 25 घंटे के अंदर 2 बार हुआ। हमने आपको बताया कैसे गुरुवार और शुक्रवार को दोनों दिन ही अटैक्स हुए। पहले वार्निंग शॉट्स मारे गए और फिर असली अटैक घर पर किया गया। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये महज गैंग वॉर की धमकी है, क्या ये डराने की कोशिश है, या कुछ और मैसेजिंग हो रही है, क्योंकि बहुत तैयारी के साथ ये सब कुछ हुआ है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। बरेली में गोलियों की गूंज, दिशा पाटनी का घर बना टारगेट जोन। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर गोलीबारी की खबर से पूरा देश शुक्रवार को चौंक गया था, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसने इस वारदात को कहीं ज्यादा खतरनाक बना दिया है। पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि 25 घंटों में 2 बार गोलियां चली। पहली बार गुरुवार सुबह कॉलोनी में और दूसरी बार शुक्रवार को सीधे दिशा पाटनी के घर पर। शुक्रवार को हुआ हमला 2 स्टेप वाला ऑपरेशन था, पहले वार्निंग शॉट और फिर असली हमला। सूत्रों के मुताबिक 11 सितंबर को सुबह 4:30 बजे पाटनी हाउस के सामने वाली गली में 2 राउंड हवाई फायरिंग की गई थी। 25 घंटे में 2 बार फायरिंग हुई। शुक्रवार तड़के घर पर हुई थी अंधाधुंध फायरिंग। गुरुवार सुबह करीब 4:30 बजे भी हुई थी हवाई फायरिंग, दोनों बार बाइक से आए शूटर्स।
यानी शुक्रवार की फायरिंग से पहले हमलावरों ने रिहर्सल्स की थी ताकि असली वार बिना चूके किया जा सके। अब इस खुलासे के बाद ये समझा जा सकता है कि एक सोची समझी 2 फेज की प्लानिंग थी। क्योंकि ये जो आप रोड देख रहे हैं, यहाँ से बहुत ही आसानी से जो थे हमलावर यहाँ पर आए थे, क्योंकि ये जानकारी है। यहाँ से बाइक से आते हैं, बाइक को यहाँ पर रोकते हैं, पहले रैकी करते हैं और यहाँ पर इस जगह पे स्पॉट पे खड़े होकर लगातार जो है ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसके जो मार्क्स हैं आपको जो घर का जो पहला छज्जा है फ्लोर उस पर आपको नज़र आ रहे होंगे। हालांकि फोरेंसिक ने यहाँ से जो एविडेंस है वो एकत्रित किए हैं और इतना बताया जाता है कि 9 mm की बुलेट है और सोर्सेज ये बता रहे हैं कि विदेशी पिस्टल भी हो सकती है। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस जाँच कर रही है, जाँच के बाद जो तमाम बातें साफ हो पाएंगी। लेकिन अभी फिलहाल प्रायोरिटी यही है कि जो हमलावर जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है वो हमलावर किस रूट पे गए हैं, उनका रूट क्या है, उस बारे में पुलिस जो है इनपुट जुटाने में लगी है। और ये अभी मेरे पीछे की ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि जैसे ही फायरिंग की वारदात को अंजाम देते हैं हमलावर, तभी से दिशा पाटनी के परिवार को जो है यूपी पुलिस द्वारा सुरक्षा मुहैया कराई गई है। 24 घंटे आपको पुलिस के जवान जो है घर के बाहर यहाँ पर तैनात नजर आ रहे हैं। पुलिस जांच में साफ हो चुका है कि दोनों हमलों में एक ही गैंग शामिल है। बाइक, टाइमिंग और एग्जिट रूट सब एक जैसे पाए गए हैं। हमले के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग ने जिम्मेदारी ली थी। कहा गया कि यह हमला सनातन धर्म के अपमान का जवाब था और ये सिर्फ ट्रेलर था। और से ही रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग का नाम सामने आया है और उसी गैंग ने जिम्मेदारी ली है। फिलहाल ये ताज़ा अपडेट ये है कि पुलिस ने कई हद तक जो है कई किलोमीटर तक जो है अपराधियों के जो भागने का जो रूट है उसको ट्रैक किया है। ये पता चला है कि हमलावर घर से बाहर निकले थे, बाहर निकलने के बाद वो सिविल लाइन से होते हुए झुमका चौक बरेली में पहुँचते, वहाँ से नैनीताल वाला जो हाईवे है उस हाईवे पर चढ़ जाते हैं। हालांकि पुलिस को टोल प्लाजा के आगे का जो CCTV फुटेज है वो नहीं मिल पा रहा है और इसी कड़ी में पुलिस जो आगे की जांच कर रही है। इसके साथ ही यूपी STF जो है वो नोएडा, मेरठ और बरेली के आसपास के तमाम जो इलाके हैं वहां पर रेड कर रही है। पुलिस को जैसे जैसे इनके बारे में इनपुट मिल रहा है कि हमलावर बरेली के रहने वाले नहीं है, वो किसी और जगह से या किसी और स्टेट से बरेली में आए थे और वारदात को अंजाम देकर वापस बरेली से बाहर चले गए थे, तो पुलिस जो है इस कड़ी पे इन्वेस्टिगेट कर रही है। और ये बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह से पहले गुरुवार की सुबह भी जो है दिशा पटानी के घर के बाहर 2 हवाई राउंड फायरिंग हुई थी। इस बात का खुलासा जो है दिशा पटानी के जो पड़ोसी हैं दिनेश टंडन, उन्होंने खुलासा किया कि वो सुबह 6 बजे के आसपास जब बाहर निकले तो नीचे जो है जमीन पे 2 खाली खोखे बरामद किए जा। इस धमकी के बाद परिवार में खौफ है और पुलिस अलर्ट पर है। हालांकि दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी ने कहा कि हम सिर्फ सनातनी हैं, लेकिन उनके परिवार को जानबूझकर विवाद में घसीटा जा रहा है। 25 घंटे में 2 बार चली गोलियों ने बरेली ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। मकसद साफ था, खौफ फैलाना और संदेश देना। इस सनसनीखेज वारदात ने बरेली की गलियों से लेकर मुंबई तक सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अब बॉलीवुड स्टार्स के परिवार भी गैंगस्टर्स के निशाने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।